ईरान ने टकराव को लिमिटेड रखने का फैसला किया है और ये टैक्टिकल रिट्रीट है, ये सरेंडर किसी भी किस्म से इसको नहीं माना जा सकता। अब अब जो इस्लामाबाद टॉक से पहले जब हम बात करते हैं कि अभी ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने 10 सूत्री मांगे दिए हैं। हम एक बार देखेंगे कि वो, क्योंकि ईरान के जो 10 सूत्री मांगे हैं वो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है और उन सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वो 10 मांगे क्या हैं। क्या ऐसी मांगे हैं जो आगे चल के बातचीत के टेबल पे जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, आगे बातचीत के टेबल पे जिससे कोई अमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकता है, उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता, मतलब ईरान को ये बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सबसे पहले बातचीत की 10 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट यही है। ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। जब ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई ओमान में और जेनेवा में, तब भी ईरान ने कहा था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और साथ ही साथ वो यूरेनियम को आगे एनरिचमेंट के लिए कोशिश नहीं करेगा। ये बात हो गई थी। इस पे सम इस पे इस पे एक एग्रीमेंट तैयार हो गया था। बावजूद इसके अमेरिका ने उस पर अटैक किया। ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, बातचीत की सबसे पहली शर्त है, और इससे दुनिया की सबसे बड़ी चिंता को कम करने की कोशिश है। ये भरोसा बनाने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ईरान और उसके सहयोगी दूसरी शर्त है कि ईरान ने कहा है कि ईरान और जो उसके उसके जो सहयोगी देश हैं उस पर हमले बंद हों। ये एक ये एक शर्त है जिसमें अमेरिका को मानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी बातचीत शुरू की जाएगी, बातचीत के टेबल पे आ जाएगा इस्लामाबाद में शुक्रवार को, तो लिहाजा इस पे बातचीत आगे शायद संभव हो सके। ईरान चाहता है कि उस पर और उसके जो समर्थक समूह हैं, जैसे मान लीजिए इस केस में हिजबुल्लाह है, इस केस में हुती है, और जो उनके उनकी हेल्प करने वाले जो ग्रुप्स हैं उस पूरे इलाके में, वेस्ट एशिया में, उस पर हमले बंद हों। अमेरिका या इजराइल के फोर्सेस उस पर हमले नहीं करेंगे। इसमें इजराइल या अन्य देशों की कार्रवाई भी शामिल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो यह है कि ईरान के समर्थित जो ग्रुप हैं उस पर हमला नहीं हो। मकसद है क्षेत्र में पूरी तरह हिंसा को खत्म करना। तीसरी जो बात है, ईरान ने जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं उसमें तीसरी बात है अमेरिकी सेना की वापसी और हमलों पर रोक। अमेरिकी सेना वापस जाए, अमेरिकी सेना ईरान के आसपास से निकले और ईरान पे हमले बंद हों, ये तीसरी सबसे बड़ी शर्त है। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी फौजें इस इलाके से हटाए। साथ ही पड़ोसी देशों के बेस से कोई हमला नहीं हो। पड़ोसी देश से मेरा मतलब हुआ कि ईरान के आसपास जहां भी अमेरिकी बेस हैं, चाहे वो कतर में है, चाहे वो यूएई में है, चाहे सऊदी अरबिया में है, इन बेस से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जाएं। ये मांगे सीधे अमेरिका की अमेरिका की जो सामरिक मौजूदगी है खाड़ी के देशों में, उसको सीधी सीधी चुनौती है या उसको कन्विंस करने की कोशिश है। ईरान समझता है कि अगर इन सब बातों पर सहमति नहीं हुई तो फिर इस युद्ध विराम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अ, यह मांग सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य जो ताकत है उसको चुनौती है। अब अब चलते हैं चौथी मांगे क्या है। चौथी मांग क्या है ईरान की? ईरान कहता है कि जैसे दस सूत्री कार्यक्रम में चौथा प्रावधान यह है कि हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है, हॉर्मूज जो जल डमरू मध्य है, उसमें जहाजों की आवाजाही लिमिटेड रहेगी। पूरी तरह से आबाद ओपन नहीं किया जाएगा और बेधड़क और धड़ाम धकेल जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। ईरान 2 हफ्ते तक जहाजों की लिमिटेड आवाजाही करने की इजाजत दे रहा है और साथ ही साथ ये सेफ पैसेज जो है ईरान के उन नियमों के तहत होगा जो टेक्निकली रूप से उसको लगेगा कि ये ईरान के पक्ष में है, तो उसकी आवाजाही होगी और ये बहुत लिमिटेड होगा। इसका असर, एक बात यह है कि इसका असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा और आज भी आपने देखा कि इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में जो है कच्चे तेल की कीमत वो घटकर क्रैश होके वो पहुंच गई $94 प्रति बैरल। पिछले कई दिनों से 100 के आसपास
तेल 100 के आसपास, 107 के आसपास तेल घूम रहा था और आज इस घोषणा के बाद तेल $94 प्रति बैरल पे पहुंच गया। अब समझिए कि इस विराम का क्या महत्व है तेल की कीमतों के लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये सेफ पैसेज जो होगा वो नियमों के तहत दिया जाएगा। कोई आवाजाही ऐसी आबाद नहीं की जाएगी और बहुत लिमिटेड उसका होगा। कोई और सारे जहाजों की आवाजाही वो ईरान की शर्तों के मुताबिक होगा। इसका असर होगा कि सीधे तेल की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि इसलिए तेल की कीमत आप देखा कि आपने WTI और कच्चा तेल दोनों, ब्रेंट क्रूड दोनों मार्केट में आज उसकी कीमत गिरी हुई है। अब इसके साथ ही साथ ईरान ने कहा है कि जो 10 सूत्री कार्यक्रम है उसमें से ईरान 10 सूत्री कार्यक्रम में से ईरान के ऊपर जो अब तक प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से और बाकी और एजेंसियों की तरफ से, उसको हटाया जाएगा, तभी ईरान बातचीत की टेबल पे आएगा। ईरान चाहता है उस पर लगे हर तरह के प्रतिबंध हटाए जाएं, उसको रिमूव किया जाए। इसमें अमेरिका और यूएन ने भी जो प्रतिबंध लगाया हुआ है वो सारे सैंक्शंस इसमें शामिल हैं और इस बातचीत की टेबल पे आने के लिए सबसे बड़ी शर्त होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज होगा, एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब सैंक्शंस हटाना ईरान के लिए सबसे ईरान को जीवन दान देने के बराबर है। जिस सैंक्शन के आधार पे दशकों से ईरान घुटन में है, ईरान करा रहा है, ईरान में परेशानी है, उसी को हटाने पर मतलब ईरान की आधी खुशी तो इसी वजह से आ जाएगी जब उसके ऊपर लगे सैंक्शंस हटाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध की के नुकसान, अब सबसे बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान ने कहा है कि अब तक युद्ध में जितना नुकसान ईरान का हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसको बनाने में जो खर्चे होंगे वो सब उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। और जितना नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, जो ऑयल एसेट्स उसके जो ऑयल एसेट्स जो उसके जमींदोज हो गए हैं, उसमें उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भरपाई होगी उसकी भरपाई की जाएगी। इसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाए जो आगे आने वाले टाइम में ईरान की मदद करेगा उसके रिकंस्ट्रक्शन में, उसके रिस्ट्रक्चर करने में। और ये मांग आर्थिक मुआवजे को लेकर काफी बड़ी है और इस पे अगर सहमति नहीं हुई तो ईरान बातचीत से पीछे हट सकता है। लेकिन अभी चल के देखते हैं शुक्रवार से ही बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ईरान की रीबिल्डिंग के लिए ये जो शर्तें हैं, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब बनाए जाने की बात है, ये ईरान के दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत बड़ी मदद की तरह साबित होगा। और ये मांग आर्थिक मुआवजे को लेकर काफी बड़ी है। इसके साथ ही साथ सातवां पॉइंट यह है कि परमाणु जो एनरिचमेंट है, जो न्यूक्लियर पावर बनाने के उसके अधिकार की मान्यता दी जाए। ईरान ये चाहता है, ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार दिया जाए और अमेरिका इसे माने और उसी स्तर पर बातचीत हो। आगे इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये मिनिमम शर्त है। और ये मुद्दा सबसे ज्यादा विवादित है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। दोस्तों आप लोग सवाल भेजते हैं, सवाल हमें अच्छा लगता है। आप लोग चलिए कुछ सवाल आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या सबसे पहले सवाल लेते हैं, क्या ये सीज फायर असली शांति है या सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटजी? देखिए दोस्तों, जब लड़ाई होती है इंटरनेशनल लेवल पे और जब जो वेस्ट एशिया में लड़ाई हो रही है तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, आप धमकी भी देते हैं, आप बातचीत की टेबल पे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध विराम है जिसमें अटैक बंद हो जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि युद्ध विराम भी है लेकिन छिटपुट लड़ाई चल रही है। दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। टाइम बाइंग भी है, टाइम बाइंग जब तक नहीं होगा तब तक आप बातचीत की टेबल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये दोनों है। क्या अमेरिका दबाव में आया है या ईरान ने भी झुकाव दिखाया है? दोनों तरफ से कोशिशें हैं। देखिए ऐसा कि दोनों की तबाही, अमेरिका में जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है ट्रम्प साहब की, वहां भी इसका लगातार विरोध हुआ है।
वहां पे भी आप एक रिसर्च के मुताबिक वहां पे 61-62% जनता युद्ध के खिलाफ है। अमेरिका में अभी चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए ट्रंप साहब को लगता है कि जितना होना था हो चुका है, और इससे ज्यादा अगर अमेरिका को लड़ाई में झोंकेंगे तो उसका घरेलू पिच पर असर नेगेटिव होगा और इसका नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को हो सकता है, जिस पार्टी से वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सवाल भेजने के लिए। अच्छा सबके लिए, अच्छा पूरी दुनिया के लिए, अच्छा जो रिटेल कस्टमर हैं उनके लिए, जिनकी जेबें खाली हैं, पतली हैं, उनके लिए, आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्गो के लिए, तेल के लिए और तेल से जुड़े जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब के लिए, आयात निर्यात के लिए, महंगाई कम करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी दुनिया में कायम करने के लिए ये युद्ध विराम एक तरह से कहें तो पॉजिटिव दिशा में एक कदम है। और एक और सवाल है दोस्तों कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत कम करेगा? देखिए साहब, ऐसा है कि बातचीत की टेबल पे जब लोग अभी आने वाले हैं, इसमें से उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि अमेरिका से कहा गया है कि आपने अपनी सैन्य मौजूदगी आप मिडिल ईस्ट के देशों में कम करेंगे। ये बातचीत की एक शर्त है। आपका सवाल सही है, लेकिन यह है कि ये बातचीत की शर्तों में से एक है, लिहाजा इस पर अमेरिका को अमल करना पड़ेगा। देखते हैं इस्लामाबाद की बैठक के बाद कैसे ये बात आगे बढ़ती है और कैसे इसका असर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे कि यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले ईरान को, इसका कोई बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, अमेरिका इसे माने और उस स्तर पर बातचीत हो। ये ईरान के 10 सूत्री मांगों में से 7वां सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिमांड में से एक है। इसी डिमांड के चलते बातचीत पिछली बार भी जो हुआ वो बातचीत यहीं पे कंटेंशस रह गई थी, अधूरी रह गई थी। अब ये मुद्दा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट है कि क्षत्रिय जो ईरान ने कहा है कि जो उनके उस रीजन में जितने भी देश हैं, जिसमें ओमान है, जिसमें कतर है, जिसमें बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और ये जो देश हैं, ये ईरान चाहता है ईरान को दूसरे देशों से शांति समझौते करने की छूट मिले। वहां पे उसके आसपास के जो भी देश हैं, क्षत्रिय जो ताकतें हैं वहां पे ईरान के आसपास, उससे समझौते करने की ईरान को छूट मिले। उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं काम करेगा। ये ईरान की इच्छा है किन देशों के साथ वो संबंध बना के रखे, ये ईरान चाहता है और ये बातचीत की 10 शर्तों में से एक अहम शर्त के रूप में सामने है। जो संबंध होंगे ईरान का कहना है कि ये संबंध बायलिटरल हो सकते हैं, ये संबंध मल्टीलेटरल हो सकते हैं, दोनों तरह के समझौते हो सकते हैं, लेकिन इससे ईरान खुद को एक रीजनल पावर के तौर पे दिखाना चाहता है और इससे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बायलेटरल रिलेशंस कायम करना और मल्टीलेटरल रिलेशंस कायम करना, इसकी आजादी ईरान को दी जानी चाहिए, दी जाएगी। एक और चलते हैं। जब जो 10 सूत्री मांगों में से जो 9th ऑर्डर का मक्की मांग है वो यह है कि जो इनके और रेसिस्टेंस ग्रुप हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यमन में हुती ग्रुप है जो ईरान के लिए काम करता है, ये शिया लोगों का समूह है। हिजबुल्ला जो लेबनान के साथ काम करता है वो ईरान के लिए काम करता है, वो ईरान इसराइल के खिलाफ है, वो भी शिया लोगों का ग्रुप है, वो ईरान के लिए काम करता है, वो ईरान के साथ है और ईरान की न केवल ईरान की मदद करता है बल्कि ईरान के लिए लड़ाई लड़ता है। और इस युद्ध में भी आपने देखा कि हिजबुल्ला और हुती ये दोनों ईरान के लिए ईरान से दूर की जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रेड सी में हुती ने कुछ हमले किए और ये सब इजराइल के विरोधी हैं। इन सब के लिए ईरान चाहता है कि ये जो सहयोगी हैं हिजबुल्ला और हुती, उनके ऊपर हमले बंद किए जाएं, उनको टारगेट नहीं किया जाए, उनको इससे वंचित रखा जाए। उनके सहयोगी समूहों पर हमले नहीं हो, ये ईरान की प्रमुख शर्तों में से एक है। जैसा कि हमने कहा हिजबुल्ला है, होती है, और ये मुद्दा जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये वहां की राजनीति में ये सबसे ज्यादा विवाद पैदा करता है। ईरान के साथ हिजबुल्ला और हुती दोनों लड़ते हैं, वो ईरान के साथ हैं, ये सबसे ज्यादा विवाद पैदा करता है। लिहाजा इसको भी वंस एंड फॉर ऑल सुलझाने की कोशिश
के लिए पेशकश की है ईरान ने, जिस पर सामान्यतः बातचीत होगी आने वाले टाइम में इस्लामाबाद में। 10वां और अंतिम शर्त यह है कि यूएन के जरिए जो अभी समझौता होगा दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, उसको कानूनी जामा, उस समझौते को कानूनी मान्यता दी जाए और उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, ताकि किसी किस्म से आगे चलकर उसका उल्लंघन नहीं किया जाए और उसका उल्लंघन यूएन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए ईरान चाहता है कि उसको जो समझौते हैं उसको कानूनी मान्यता प्राप्त की जाए, कानूनी मान्यता दी जाए। ईरान चाहता है डील को यूएन का समर्थन मिले, वो यूएन को बीच में रखना चाहता है और इससे ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से ईरान को ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाएगा और भविष्य में इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए ईरान पूरी तरह से रीजनल सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है और ईरान की कई मांगों में से रीजनल सिक्योरिटी की गारंटी एक अहम मांग है और इस 10 मांगों में से 2-3 ऐसी मांगे जो उस मांग से रिजेंबल